हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि आपकी आज 4th क्लास है। ये सेकंड पेपर आपका चल रहा है कैरिकुलम के आधार। ये आज आपका टॉपिक है, पाठ्यक्रम के आधार के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आपका यूनिट 1 सिलेबस का कंप्लीट हो गया है। ये आपका यूनिट 2 आज से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको देखिएगा। एंड अब देखिए कि आज आपको पढ़ना है कि पाठ्यक्रम का आधार क्या है। तो इसमें आपको पढ़ना है कि पाठ्यक्रम को किस आधार पर बनाया जाता है। जैसे इसमें कौन कौन से दार्शनिक पक्ष हैं, कौन कौन से सामाजिक पक्ष हैं, कौन कौन से राजनीतिक पक्ष हैं जो पाठ्यक्रम के निर्धारण करने में भूमिका निभाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। आगे विस्तार से हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्लियर कम है तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या लिखा है, वैसे आपको आगे पूरा क्लियर मिलेगा। देखिए कि आपको बताना है कि निर्धारक के रूप में दार्शनिक आधार पर विवेचना करना है। मतलब पाठ्यक्रम के निर्धारण में दार्शनिक आधार क्या है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, दार्शनिक आधार में आदर्शवादी विचारधारा, प्रकृतिवादी विचारधारा, ये सारी चीज़ें ही आपको फिर से पढ़ना है इसमें। तो देखिए कि इसमें दार्शनिक आधार में क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के निर्धारण में व्यक्ति समाज की प्रकृति के साथ साथ विद्यालय में प्रस्तुत की जाने वाली अंतर्वस्तु तथा अनुभवों की प्रकृति पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया में 3 पक्षों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, जिसमें समाज, व्यक्ति और सांस्कृतिक विरासतों पर ध्यान देना होता है। पाठ्यक्रम के लिए H.T. जॉनसन ने अपनी पुस्तक जो है फाउंडेशन ऑफ कैरिकुलम में क्या लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि पाठ्यक्रम का संगठन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पाठ्यक्रम का संगठन किस लिए किया जाता है? शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और अब आगे आप पढ़ने वाले हैं कि पाठ्यक्रम के आधार कौन कौन से हैं। पहला दार्शनिक आधार में आप आदर्शवाद या आइडियलिज्म पर पढ़ने वाले हैं, जो आपने पहले पढ़ चुके हैं। देखिए कि इस विचारधारा में आपका शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों पर बल दिया जाता है। तो ये जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपका कीवर्ड है। जब भी आदर्शवादी विचारधारा लिखना होगा तो उसमें आप यूनिवर्सल ट्रुथ पर बात करेंगे कि वो शाश्वत मूल्यों और आदर्शों पर ही बल देते हैं। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते रहना है जो संबंधित समाज द्वारा युगों से जांचे परखे लक्ष्यों को परिलक्षित करती है। उनके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मानव जीवन को समझने और उसके द्वारा पूर्ण जीवन जीने के आदर्श को प्राप्त करना होता है। ये सारी चीज़ें लिखिएगा। अतः आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यचर्या में साहित्य, कला, संगीत, भाषाएं, भूगोल, इतिहास, विज्ञान और गणित को रखे जाने चाहिए। तो ये आप लिखेंगे। एंड प्रोफेसर हॉर्न ने क्या कहा है, तो उनके लिख दीजिएगा कि जो कि एक आदर्शवादी हैं, वो पाठ्यचर्या में किसी कला, विज्ञान तथा व्यवसाय को स्थान मिलना चाहिए। इनके भी अनुसार वही है। रॉस महोदय ने क्या कहा है वो भी आप देख लीजिए कि वो कौन कौन से विषय को सम्मिलित करते हैं। तो इसमें आपको 3 लोगों का नाम याद रखना है। रॉस का नाम याद रखना है, प्रोफेसर हॉर्न का नाम याद रखना है, एंड और आपका जो 1-2 थिंकर्स हैं, इनका तो नाम याद ही रखना है आपको। अब चलिए फिर बात कर लेते हैं कि दूसरा टॉपिक क्या है कि प्रकृतिवाद। अब आपने प्रकृतिवाद भी पढ़ा है, तो प्रकृतिवाद के जनक कौन है? रूसो महोदय हैं। रूसो महोदय ने क्या नारा दिया था? प्रकृति की ओर लौटो। तो ये रूसो महोदय का स्टेटमेंट है। वो समाज में शिक्षा के लिए वो प्रकृति को महत्व देते हैं और वो समाज से दूर रखना चाहते हैं बच्चों को। यही आपको इसमें पढ़ना है। देखिए कि हर्बर्ट बेकन, डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं, ये इनके समर्थक भी थे। ये देखिए कि दार्शनिक रूसो का प्रकृतिवाद के प्रवर्तक माना जाता है। इनका प्रमुख नारे हैं कि प्रकृति की ओर लौटो, समाज के बंधनों को तोड़ो आदि, ये इनके नारे हैं। एंड प्रोफेसर सोरले के अनुसार क्या है, प्रकृतिवाद को नकारात्मक रूप में ही भली भांति परिभाषित किया जा सकता है, जो कि स्वाभाविक तथा सृजनात्मक कार्यों का श्रेय मानव शरीर को नहीं देता है। तो मतलब इसमें इन्होंने इसलिए इसे नकारात्मक कहा है क्योंकि प्रकृतिवाद में प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और जो भी सृजनात्मक काम भी होता है उसका केवल श्रेय प्रकृति को ही दिया जाता है। इसलिए इसे प्रोफेसर सार्ले का ये कथन है। तो देख लीजिएगा आप।
एंड प्रकृतिवाद आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पर। अब प्रयोजनवाद, ये सारी चीज़ें आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, तो इसलिए मैं आपको बस इसका कॉन्सेप्ट बताते चला रहा हूँ। तो देखिए कि प्रयोजनवाद अंग्रेजी के प्रैग्मेटिज्म शब्द का रूपांतरित है एंड इसमें ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिकोस से बना हुआ है। हिंदी में प्रयोजनवाद शब्द से यह स्पष्ट है कि यह वाद के उद्देश्य क्रिया को महत्व दिया जाता है। इसमें देखिए लॉक महोदय का कथन है कि इनके अनुसार जब हम वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना उतना आवश्यक नहीं है जितना उन वस्तुओं का जिनसे हमारे जीवन का संबंध है। तो ये आपका स्टेटमेंट याद होना चाहिए। एंड इस विचारधारा का विकास सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ तथा शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रादुर्भाव प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी, मतलब प्रैग्मेटिज्म या प्रयोजनवाद किसने दिया, जॉन डीवी के प्रयत्न से हुआ। तो ये पूरा लिखिएगा, आप अपना एक बार पढ़ लीजिएगा नोट्स से। एंड इसमें प्रयोजनवाद में देखिए कि प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करने को महत्व नहीं देता। इनका मानना है कि शिक्षा के लिए ना होकर बालक के लिए होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने कहा कि शिक्षा केवल शिक्षा के लिए ना हो, इसमें बालक को महत्व देना चाहिए। इस प्रकार यह वाद जो है प्रकृतिवाद से भी निकटता रखता है, ये है। एंड इसके बाद यथार्थवाद या रियलिज्म पर बात करेंगे कि यथार्थवाद क्या कहता है, वो भौतिक जीवन में कैसे आपको रहना है, ये सारी चीज़ें बताता है। तो यथार्थवाद में आप देखेंगे कि यथार्थवाद का उदय आदर्शवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। एंड आदर्शवादी इस दृष्टि के अस्तित्व विचारों के आधारों पर मानते हैं ये। और उसके बाद यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य शिक्षार्थी को उस भौतिक व्यवसाय को समझने तथा उसका साथ समायोजन स्थापित करने में सहायता करना होता है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। ये इतना आप पहले यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा मैं लगा दे रहा हूँ, इतना आपको लिखना ही है। एंड इसके अंतर्गत सुखमय जीवन हेतु उपयुक्त सामग्री का चयन करने के लिए आवश्यक अवबोध विकसित करने पर बल दिया जाता है। तो ये इतना आपको लिखना है अपनी आंसर कॉपी में। एंड विद्यालय में छात्रों को विभिन्न परिस्थितियों के प्रति अपने व्यवहार को नियंत्रित करना सीखना है। शिक्षक इस हेतु प्रयुक्त निर्देशन प्रदान करते हैं। ये पूरा आप आदर्शवाद में बताएंगे कि भौतिक जीवन में कैसे सामंजस्य बैठाना है, ये इसका मेन लक्ष्य है। और उसके बाद अस्तित्ववाद में पढ़ेंगे। इसके पूर्व जो आपने चारों प्रमुख दर्शन का अध्ययन किया है कि वर्तमान में आदर्शवाद और प्रकृतिवाद की अपेक्षा प्रयोजनवाद और यथार्थवाद को शिक्षा के पाठ्यचर्या पर अधिक प्रभाव पड़ा है। अस्तित्ववाद प्रयोजनवाद और यथार्थवाद की अपेक्षा अधिक नवीन दर्शन है, मतलब सबसे नवीन दर्शन आपका अस्तित्ववाद है। इसमें आप विद्वानों के नाम लिख सकते हैं, एडमंड हर्शल, मार्टिन हीडेगर तथा ज्या पाल सात्रा के इस दर्शन के पूर्वज माने जाते हैं। इसके अनुसार देखिए कि अस्तित्ववाद के अनुसार हमें विद्यार्थियों के अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसके सार तत्व के बारे में, क्योंकि अस्तित्व तत्व से पूर्व होता है। तो इतना लिखिएगा आप। उसके बाद अतः बालक को सामाजिक कुशलता का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अस्तित्ववाद व्यक्ति का प्रबल समर्थक है। इसके अनुसार बालक स्वयं अपना स्वामी होता है, वह अपनी क्रियाओं और उनकी सफलता का स्वयं ही निर्णायक होता है। ये चीज़ें आपको इसमें अस्तित्ववाद में बताना है। तो ये ज़्यादा पुस्तक केंद्रित नहीं है, ये आपका व्यक्ति पर निर्भर करता है कि और क्योंकि व्यक्ति सक्षम है, उसकी बुद्धि है, तो वो अपने अनुसार ही अपने सफलता का निर्धारण करता है। तो ये चीज़ें आपका अस्तित्ववाद में लिखना है, तो आप इसे देख लीजिएगा अस्तित्ववाद। एंड अब आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपका पहले आपने क्या पढ़ा कि पाठ्यक्रम के आधार में आपने 5 आधार पढ़े, वो भी दार्शनिक आधार, आपने 5 दार्शनिक आधार पढ़े। अब आपको याद होना चाहिए कि 5 दार्शनिक आधार में कौन कौन सा आपने पढ़ा। पहला आपने आदर्शवाद पढ़ा, दूसरा प्रकृतिवाद पढ़ा, तीसरा आपने कौन सा पढ़ा, प्रैग्मेटिज्मवाद पढ़ा, उसके बाद आपने कौन सा पढ़ा, चौथा आपने पढ़ा यथार्थवाद, और पांचवा आपने पढ़ा अस्तित्ववाद। तो ये पांचों का पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जैसे आदर्शवाद में शाश्वत सत्य के बारे में बात किया गया, प्रकृतिवाद में
प्रकृति को प्रधानता दी गई, अस्तित्ववाद में बालक को प्रधानता दी गई। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से लॉन्ग आंसर लिख पाएंगे। तो इसे देख लीजिएगा और एक बार इसका नोट्स का पूरा रीडिंग कर लीजिएगा, जिससे आपका कंटेंट भी तैयार होता रहे। तो अब देखिए कि पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार तो आपने पढ़े, अब पाठ्यक्रम का सामाजिक आधार आपको पढ़ना है और ये सारे चीज़ें आपको सिलेबस में मिल जाएंगी। यूनिट सेकंड आप लोग देखिएगा एंड इसमें देखिए सामाजिक आधार का अब आपको वर्णन करना है कि सामाजिक आधार व पाठ्यक्रम में क्या संबंध है। तो देखिए कि वर्तमान समय में लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रचलन होने से पाठ्यचर्या में सामाजिक आधार पर बहुत बल दिया जाता है। अब पाठ्यचर्या में उन विषयों और क्रियाओं को ध्यान देने की बात कही जाती है जो छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करते हैं। एंड इसमें अब आपको पॉइंट में देख लेना है कि सामाजिक आधार पर पाठ्यक्रम के स्वरूप निम्नवत हो सकता है। पहला, समाज में व्याप्त विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से करता है। अतः पाठ्यचर्या इस प्रकार को निर्मित की जानी चाहिए कि जो बदलते समय की परिस्थितियों के अनुसार समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक हो। दूसरा, आप देखेंगे कि विद्यालयी विषयों के अंतर्गत सभ्यता व संस्कृति के विकास को शामिल किया जाए ये। एंड तीसरा देखिए कि विद्यालयी विषयों के अंतर्गत सामाजिकता की भावना को विकसित करने वाले तथ्यों को शामिल करना चाहिए, जिससे सामाजिक सौहार्द बना रहे। एंड समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर पाठ्यचर्या का स्वरूप भी बदलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। और पॉइंट आप देख लीजिए कि पाठ्यचर्या सामाजिक सुधारों पर आधारित हो ताकि समाज में फैली कुरीतियों को दूर किया जा सके एंड नैतिक मूल्यों को आधार बनाना चाहिए। अब वर्तमान समाज में की समस्याओं का पाठ्यक्रम पर प्रभाव व उसका परिणाम क्या है, ये देख लीजिए आप। वर्तमान समाज में देखिए कि इसके प्रमुख जैसे शैक्षिक उद्देश्यों का पुनर्निर्धारण और दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम के अंतर्वस्तु और अधिगम अनुभवों का नवीन ढंग से चयन तथा परंपरागत पाठ्यक्रमों में संशोधन एवं परिवर्धन करना है। एंड आप तीसरा पॉइंट देखिए कि विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन एंड नवीन शिक्षण विधियों तथा सहायक सामग्रियों की खोज करना है एंड नवीन शैक्षिक तकनीकियों का अधिकाधिक प्रयोग करना इसमें शामिल है। एंड अवकाश के सदुपयोग हेतु उपयुक्त संसाधनों का विकास करना है। और ये सारे पॉइंट आप देख लीजिए, ये आपके लिए पाठ्यक्रम में जिन परिवर्तनों की नितांत आवश्यकता है वो सारे परिवर्तन इसमें दिए गए हैं। तो नैतिक मूल्यों के विकास पर बल देने की आवश्यकता है, ये आप अपने सुझाव में भी दे सकते हैं। ये सारे पॉइंट अवकाश का सदुपयोग करना, नागरिकता और प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा व्यवस्था में आवश्यकता या शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करना, कृषि शिक्षा को और शिक्षा में अधुनूतन प्रदान करना, मतलब नवीनता लाना आपने शिक्षा में, जनसंख्या शिक्षा देना, पर्यावरणीय शिक्षा पाठ्यक्रम को अधिक से अधिक समावेशी बनाता है। तो अब आपने देखिए 2 क्वेश्चन पढ़े आपने, एक में पूरा दार्शनिक आधार कंप्लीट किया, दूसरे में आपने सामाजिक आधार कंप्लीट किया। अब आपका तीसरा पॉइंट आ जाता है पाठ्यक्रम के राजनीतिक आधार। अब आप तीसरा पॉइंट क्या पढ़ने जा रहे हैं, राजनीतिक आधार। तो चलिए अब राजनीतिक आधार पर देख लेते हैं। तो राजनीतिक आधार पर देखिए कि आपको पढ़ना है कि राजनीति की दृष्टि से मतलब भारत की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन पद्धति के मूल्यों का चित्रण संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार व्यक्त किया गया है। इसको देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना ही हमारे राजनीतिक आधार का निर्धारण कर देती है। तो वो आप देख लीजिए, आपको प्रस्तावना भी याद होनी चाहिए। और ये देखिए कि आपकी ये प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना। तो इसमें कह रहा है कि ये पूरा प्रस्तावना आप लोग रट लीजिएगा। एंड इसमें देखिए कि न्याय में आपका कौन कौन सा न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। एंड समानता में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, बंधुत्व में व्यक्ति की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकता प्राप्त करने के लिए ये सारा 26 जनवरी 1949 को इसे संविधान के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। तो अब इसमें देखिए कि आपके
राजनीतिक आधार इसमें मिल जाएंगे। तो भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के कारण हमारे समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता और राजनीतिक विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे। संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि इससे विषमता, विविधता और विभेदीकरण का परिमार्जन हो जाए, जो कृत्रिम सामाजिक श्रेणी के रूप में निर्मित हुए हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू के बारे में आर के मुखर्जी जी क्या कहते हैं। देखिए, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं व लक्ष्य हैं जिनका आंतरीकरण सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं, मानक और अभिलाषाएं बन जाती हैं। तो ये सामाजिक मूल्य हैं। एंड दुर्खीम के अनुसार क्या है, सोशल वैल्यू। आप देखिए, दुर्खीम लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यवहार का वह पथ है जिसका निरीक्षण व्यावसायिक रूप में संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने की बाध्य करता है। एंड ये दो आप लिख लीजिएगा, आर के मुखर्जी एंड दुर्कीम, इन दोनों का याद आप कर सकते हैं, या आप रिचर्ड ए मॉरिस महोदय का कथन याद कर सकते हैं। अब देखिए, न्याय के बारे में, संविधान में न्याय के बारे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में महत्व दिया गया है। तो ये आप पूरे पॉइंट न्याय के संदर्भ में लिख सकते हैं। एंड भेदभाव रहित उत्तम समाज की रचना, निर्माण करना, देश में शांति तथा सुव्यवस्थित रखने वाली प्रक्रिया का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारत के किसी नागरिक पर अन्याय ना हो, इसके लिए संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। मौलिक अधिकार आपका 12 से 35 के बीच है। ये आपका आर्टिकल 12 to 35 के बीच में है। इनसे ही सामाजिक न्याय के स्वरूप है। इन मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित 7 अधिकार। अब मौलिक अधिकार में आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं वो बताना है। मौलिक अधिकार में आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म के संबंधित अधिकार है, आपका अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार है। ये सारे अधिकार आपको लिखने हैं। देखिए कि आपका ये पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समझ समानता। आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 आपका क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत कहता है। 19 बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता है आपका। आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार आपका आर्टिकल 21 में है। तो बलात्श्रम निषेध आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 में है, आर्टिकल 23 आपका बाल श्रम से संबंधित है। तो ये सारे आर्टिकल्स आप एक बार लिख लीजिएगा। ये इतना आप अपने कॉपी में इंक्लूड कर दीजिएगा। 4 से 5 आर्टिकल आपका काम हो जाएगा। तो ये आप बता सकते हैं अपने आंसर में। अब आपका देखिए कि आपने अब क्या पढ़ना है, आपको मनोवैज्ञानिक आधार। अब आपको मनोवैज्ञानिक आधार का वर्णन करना है। पाठ्यक्रम में साइकोलॉजिकल बेसिस क्या है ये बताना है। तो शिक्षण अवधारणा का प्रमुख उद्देश्य बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। और ये देखिए कि शिक्षा का अगर आपसे कोई परिभाषा ही पूछे कि शिक्षण क्या है या टीचिंग क्या है, टीचिंग आपका यही होता है कि छात्र या बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। जो आप उसे सिखाना चाहते हैं वो आप उसे सिखा देते हैं, तो यही आपका शिक्षण है। तो यही मनोवैज्ञानिक आधार शिक्षा का यही है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। एंड इसमें देखिए कि उसमें उसकी आवश्यकताओं, क्षमताओं, अभियोग्यताएं, अभिरुचियों, आकांक्षाओं, अनुभवों आदि को भी इसमें शामिल किया गया है। और आगे देखिए कि हेराल्ड टी जॉनसन के अनुसार क्या है कि पाठ्यचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक वे पक्ष हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तथा पाठ्यचर्या निर्माता को विद्यार्थियों के व्यवहार से संबंध में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने में सहायता करते हैं। तो ये आपका हेराल्ड टी जॉनसन का स्टेटमेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा। अब आप देखिए कि पाठ्यक्रम के विकास में मनोविज्ञान का योगदान क्या है। मनोविज्ञान के विकास के कारण विगत दशकों में शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत कार्य हुए हैं। बुद्धि के क्षेत्र में स्पीयरमैन से लेकर हैब तक ने अनेक प्रयोग किए, जिनके निष्कर्ष ने पाठ्यक्रम को केवल अंतर्वस्तु के चयन की दृष्टि से नहीं बल्कि उसके अन्य पक्षों को भी प्रभावित किया है। इस प्रकार अभियोग्यता, अभिरुचि, अभिवृत्ति, निष्पत्ति, कौशल, क्षमता, सामाजिक
सत्ता आदि के क्षेत्रों में अध्ययनों के भी पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़ा है। अब इसमें देखिए कि आपका सिगमंड फ्रायड हैं, कैटल हैं, लेविट हैं, ऑलपॉर्ट हैं, आइजैक आदि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के क्षेत्र में अध्ययन करके बालकों में व्यवहारगत परिवर्तनों का मापन करने तथा उसके कार्यात्मक रूप से परिभाषित करने में शिक्षाविदों की सहायता प्रदान किया है। इसमें देखिए उसके बाद आप देख लीजिए लिथित और वाइट ने क्या कहा है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा एंड ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं कि आपका दार्शनिक आधार वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो दार्शनिक आधार वाला पॉइंट आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े भी हैं तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तब भी आपका हो जाएगा काम बस। लेकिन आप ये सारी चीज़ें मनोवैज्ञानिक आधार ये आप एक बार पढ़े रहिएगा, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो लिख सकें, और ये एक बार देख लीजिएगा आप डिटेल से। अब आपको देखना है कि तकनीकी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, मतलब आपको तकनीकी शिक्षा के बारे में पढ़ना है, इसके प्रमुख महत्वों का वर्णन करना है। तो तकनीकी शिक्षा क्या है, पहले ये आप यहाँ पर लिख लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में। विद्यालय के छात्रों को प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी एवं सूचना संप्रेषण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित सामग्रियों के अध्ययन अध्यापन करना तकनीकी शिक्षा कहलाती है। तो ये तकनीकी शिक्षा की आपकी परिभाषा हो गई कि तकनीकी के बारे में अध्ययन अध्यापन ही आपका तकनीकी शिक्षा है। तकनीकी शिक्षा में मानव निर्मित यंत्रों की परस्पर क्रिया, जिसमें मानव यंत्रों से अधिक लाभ प्राप्त करता है, का अध्ययन किया जाता है। ये सारी चीज़ें एंड इसमें देखिए कि आपका डिप्लोमा भी होता है, डिग्री है, स्नातकोत्तर डिग्री है, डॉक्टरेट के स्तर पर भी विभिन्न प्रकार के व्यापारों और विषयों की शिक्षा और प्रशिक्षण का अवसर आपको प्रदान किया जाता है। तो ये है एंड इसके बाद इसमें पूरा आप देख लीजिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या योगदान है। अब ये देखिए कि आईसीटी के बारे में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, वही चीज़ें आपको फिर से पढ़नी है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है, तो ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है, शिक्षा तक पहुंच इसने आसान कर दिया है, कम लागत हो गया है, ये सारी चीज़ें आपको आगे पढ़ना है। तो आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीक ने दैनिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा में, व्यापार में, बैंकिंग में, चिकित्सा को सभी को प्रभावित किया है। जैसे आप फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में ये सहायक है। दूसरा, छात्रों के व्यक्तिगत विकास में इसकी भूमिका है। शिक्षण में सहायक है कैसे, इसमें देखिए कि ट्यूटोरियल, समूह शिक्षण आदि में इसका उपयोग कर सकते हैं। पुस्तकों, पत्रिकाओं, अध्ययन सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, उपकरणों आदि के रूप में सूचनाओं के स्रोत शिक्षकों के शिक्षण अधिगम सामग्री एवं तकनीकी को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये आप शिक्षण में सहायक है। परामर्श देने में इसकी भूमिका है। हेल्पफुल इन काउंसलिंग में है एंड छात्र केंद्रित शिक्षण में ये सहायक है। इसकी भूमिका छात्र केंद्रित शिक्षण में है एंड शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया है इसने। जैसे ऑनलाइन शिक्षा स्टार्ट हो गई है, तो ये शिक्षण अधिगम के ये सब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। शैक्षिक प्रशासन में भी इसकी भूमिका है, वो ये आप यहाँ पर देख सकेंगे इसको। और अब आपके शुरू होंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो आप देखिए कि आपका समझ लीजिए जो आपने पीछे पढ़ा वही आपका रिवीजन होगा। अब इसमें पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार की भूमिका का संक्षेप में वर्णन करना है। तो पहले दार्शनिक आधार का थोड़ा सा आप लिख देंगे पैराग्राफ में। जैसे फाउंडेशन ऑफ कैरिकुलम नामक पुस्तक जो जॉनसन की है, उसमें क्या बताया गया है दार्शनिक आधार में। अब उसके बाद आप चाहे पॉइंट वाइज लिख दें या पैराग्राफ में। जैसे पहले आदर्शवाद के बारे में एक पैराग्राफ, दूसरा आदर्शवाद के बाद आप प्रकृतिवाद के बारे में, फिर यथार्थवाद के बारे में, फिर अस्तित्ववाद के बारे में। ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिएगा। 5 पैराग्राफ में भी, 5 पॉइंट में भी अगर लिख देंगे तो अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से आपको लिखना है। जैसे इसमें कोटेशंस दिए हैं, जैसे जीके चेस्टरटन ने क्या कहा है कि हम सोचते हैं कि एक मकान का किराए पर उठाने का निर्णय लेते अगर किराए पर मकान देते समय हमें निर्णय लेते हैं कि मकान जो दिया जा रहा है वो संभावित किराएदार की आमदनी के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, परंतु इसके जीवन दर्शन के बारे में जानना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब जीके चेस्टरटन महोदय का कथन है कि जब हम किसी को अपना घर किराए पर देते हैं तो हम ये देखते हैं कि किराएदार की आमदनी
किराए देने में वह सक्षम है या नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा हमें यह ध्यान देना की आवश्यकता है कि उसका जीवन दर्शन कैसा है, वो किस प्रकार से सोचता है, उसका व्यवहार क्या है, इस पर जोर देना चाहिए। वैसे ही वो शत्रु को सेना से लड़ने के लिए उसकी संख्या शक्ति का ज्ञान होना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उसका दार्शनिक दृष्टिकोण भी जानना और अधिक महत्वपूर्ण है। ये जीके चेस्टरटन जी का स्टेटमेंट है, तो इसको आप अपने आंसर में लगा दीजिएगा और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एंड अब देखिए कि सामाजिक आधार पर फिर से आपको लिखना है सामाजिक आधार पर। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि बालक की व्यक्तिगत इच्छाओं, रुचियों तथा प्रकृतियों को समाज हितों के लिए विकसित किया जाए तथा पाठ्यक्रम की रूपरेखा समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए, जिसमें प्रत्येक बालक में सामाजिकता व नागरिकता के गुण विकसित हो सकें। तो बस इतना आपको लिखना है। एंड उसके बाद फ्रैंक मुस्करेव का क्या स्टेटमेंट है ये देख लीजिए। एंड इसमें देखिए कि पाठ्यक्रम निर्माताओं को समाज के संदर्भ में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मूलभूत विश्वास, आस्थाएं, मूल्य तथा नैतिक सिद्धांत होने चाहिए। उसमें परंपराएं, रीति रिवाज, आकांक्षाएं एवं मूल्य प्रतिमान स्थापित हो। छात्रों का पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए। सांस्कृतिक परिवर्तन, मनोविज्ञान व समाजशास्त्र को सम्मिलित करना चाहिए। अब आपका देखिए कि मनोवैज्ञानिक आधार पर संक्षिप्त परिचय दीजिए कि मनोवैज्ञानिक आधार पर बालक केंद्र बिंदु, इस शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को माना गया है। बालक की रुचियां, आवश्यकताएं, उसकी क्षमताएं, योग्यताएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं, इसलिए उसको सीखने की विधि अलग होगी। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर में सीखता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर हमें पाठ्यक्रम बनाना होगा। ये इसका मनोवैज्ञानिक आधार है। इसमें सभी विषयों का महत्व देना होगा। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। एंड इसके बाद आर्थिक आधार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको करनी है। तो आर्थिक आधार में देखिए कि पाठ्यक्रम के निर्धारण में मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका द्वारा गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा प्रशिक्षित अध्यापक की भर्ती के प्रावधान समेत अनेक कार्यवाहियों की आवश्यकता होती है। इन सब प्रावधानों का आवर्ती या रिकरिंग व्यय होता है। यह व्यय सरकार और समुदाय तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा वहन किया जाता है। नियोजन सदैव अधिगम अवसर प्रदान करने की लागत के विषय में निर्णय लेता है। तो इसमें ये बताया गया है पेमेंट, टीचर्स की पेमेंट के बारे में दिया गया है। ये उसके बारे में है कि आर्थिक आधार पर कैसे संसाधन जुटाए जाएं। वित्तीय संसाधन जुटाने पर भी स्थानीय समुदाय को शिक्षा संबंधी व्यय का कुछ भाग जुटाना पड़ता है। समुदाय के लोग ही अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे। यदि समाज की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह शिक्षा का लागत वहन कर सके, तो समाज अपने सदस्यों की सेवा करने की स्थिति में नहीं होगा। मतलब आपका समाज जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था भी आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा। अब पर्यावरणीय आधार के समक्ष चुनौतियों का संक्षेप वर्णन कीजिए। इसमें पर्यावरणीय आधार के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं। इसमें क्या है देखिए कि नई सदी में देश के अनेक अपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। उनमें से एक उदारीकरण की परिस्थितियों, निजीकरण और भूमंडलीकरण के वे प्रभाव हैं जिनका आज दुनिया के अनेक हिस्सों पर प्रभाव पड़ रहा है। भूमंडलीकरण किसी भी तरह से शिक्षा का संपूर्ण कायाकल्प नहीं कर सकता है। ये चीज़ें हैं, विकासोन्मुख होकर पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो इसलिए इसमें पूरा आपको बताना है। ये आप देख लीजिएगा इन्वायरमेंट से रिलेट करके। आगे भी आपको मिलेंगे, आगे के चैप्टर में इन्वायरमेंट से रिलेट है आपका शिक्षा, तो उसको वहाँ पर आप देख लेंगे ये आंसर। एंड अब देखिए कि शिक्षण शास्त्रीय आधार पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। शिक्षण शास्त्रीय आधार पर, तो इसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आपका ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, बस एक बार इसको देख लीजिएगा कि शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा पूरी की जाती है। एंड प्रत्येक शिक्षक किसी न किसी पाठ्यचर्या को संपादित करता है। शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली का अभिन्न अंग होता है। पाठ्यचर्या में सम्मिलित अनेक कार्यकलापों व अनुभवों की व्याख्या, विश्लेषण, निदर्शन व मार्गदर्शन उसके कार्यों में शामिल होती है। अतः पाठ्यचर्या नियोजित करके समय नियोजक को अध्यापन के शिक्षण शास्त्रीय सिद्धांतों का भी ध्यान में रखना चाहिए। तो शिक्षण ज्ञान के बारे में विश्वास पर एक लेख लिखना है आपको। देख लीजिए कि ज्ञान के बारे में विश्वास क्या है। शिक्षा जो है, ज्ञान शिक्षा का केंद्र है। हर कोई ज्ञान शब्द का उपयोग करता है। ज्ञान की प्रकृति के बारे में विश्वास क्या है, या कहा जा सकता है या कहाँ से आता है और लोग इसे कैसे प्राप्त करते हैं आदि प्रश्न प्रचुर मात्रा में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। वे मान्यताएं शिक्षा के काम करने के तरीके के लिए मौलिक हैं। इसीलिए
हमें यह सवाल करना चाहिए कि शैक्षिक नीति निर्माता, शिक्षक, माता-पिता या छात्र वास्तव में उनके द्वारा ज्ञान शब्द का उपयोग का क्या तात्पर्य है। जॉन डीवी ने सुझाव दिया है कि ज्ञान शब्द का कई अर्थ है। सबसे पहले यह एक व्यक्ति की जांच की प्रक्रिया का परिणाम है। जांच के समक्ष और पर्याप्त मानते हुए निष्कर्ष ज्ञान भरोसेमंद है। उदाहरण के लिए पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि प्रारंभिक मनुष्य को खगोल विज्ञान और मौसम के संबंध के बारे में एक परिष्कृत ज्ञान था। इस कनेक्शन को देखने वाले पहले इंसान को ज्ञान बनाया। अब ज्ञान का दूसरा अर्थ क्या है वो आपको इसमें बताया गया है, तो इसे आप देख लीजिएगा और एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। बस आपका ये इम्पॉर्टेंट उतना क्वेश्चन नहीं है, तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। तो बस आपका आज का चैप्टर में इतना ही चीज़ें थी, और आपके जो भी डाउट होंगे प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आपको PDF टेलीग्राम चैनल स्टूडेंटो अड्डा पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।